नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाते हैं। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करते हैं। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है। पहला, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। पहला कथन यहाँ पर सत्य है। दूसरा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 70 उम्मीदवारों को लोकसभा या राज्य विधानसभा में 2 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने से रोकती है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, विधि आयोग धारा 33(7) में संशोधन करने की चुनाव आयोग की सिफारिश के पक्ष में नहीं था। चुनाव आयोग की तरफ से जो सिफारिशें हैं वो प्रमुख रूप से आप देखें 2004 में दी गई थी। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी जो सिफारिशें हैं वो 2010, 2016 और 2018 में भी दी थी। प्रमुख रूप से सिफारिश ये है कि अगर 2 स्थानों से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और दोनों जगह जीतता है तो एक स्थान पर वो सीट अपनी मेंटेन रखता है, बनाए रखता है और दूसरी जगह से इस्तीफा देगा। दूसरी जगह जहां पर वो इस्तीफा देगा वहां पर दोबारा चुनाव करने की आवश्यकता होगी। तो ये जो खर्च होगा वो एक तरह से उम्मीदवार से लिया जाए जो दोनों स्थानों से जीता था। और यहाँ पर यह कहा गया कि विधानसभा के लिए 5 लाख रुपए का खर्च लिया जाए और लोकसभा के चुनाव के लिए 10 लाख रुपए का खर्च लिया जाए। तो इस तरह की सिफारिश के पक्ष में एक तरह से विधि आयोग था। ये जो कथन है कि पक्ष में नहीं था तो ये गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पर विकल्प सही है, इसीलिए हमारा उत्तर है ए। केवल 1 और 2 सत्य हैं। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस तरह की अनुमति देने से मना कर दिया गया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को 2 स्थानों से चुनाव लड़ने से रोका जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक तरह से अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक अधिकार का भाग है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जैसे एक व्यक्ति, एक मत, एक प्रत्याशी, एक चुनाव स्थल, ये एक तरह से अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो उसका प्रमुख रूप से आधार है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसका सेक्शन 33(7) है, वो इस तरह का अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव लड़ता है तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक तरह का विधायी मामला है। और यहाँ पर प्रमुख रूप से संसद को एक तरह से कानूनी प्रक्रिया बनाकर ये स्थितियां स्पष्ट करनी होंगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, इसे आप ध्यान रखें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 भी कहा जाता है। इस कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है। पहला, यह अधिनियम पूरे भारत में विस्तारित है और यह भारत के बाहर सभी भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन हम देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत अवैध व्यापार के खिलाफ काउंटर उपायों के कार्यान्वयन में मदद करता है। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, अलग अलग प्रकार के जो भी ड्रग्स या कह सकते हैं कि अलग अलग रूप में जो भी नशे के पदार्थ उपयोग किए जाते हैं उनके अवैध व्यापार के संदर्भ में अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उनको प्रमुख रूप से 1985 के इस कानून के माध्यम से नियंत्रित करने का जो काम है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है और यह एक तरह से गृह मंत्रालय के अधीन प्रमुख रूप से काम करता है। साथ साथ इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग किए जाते हैं। एनसीबी के द्वारा 1985 के कानूनी प्रक्रियाओं का पालन तो किया ही जाता है और उसके अधीन अवैध व्यापार का नियंत्रण किया जाता है। साथ साथ ये इंटेलिजेंस में भी जो अवैध व्यापार के संदर्भ में है उसमें जुड़ा हुआ है। तो प्रमुख रूप से एनसीबी संस्था इसके साथ में जुड़ी हुई है, न कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। इस आधार पर दूसरा कथन हमारा असत्य है। केवल पहला सत्य है, तो हमारा उत्तर है ए। केवल 1 सत्य है। 1985 के एनडीपीएस कानून के संदर्भ में हमने जो प्रश्न पूछा है उसका आधार प्रमुख रूप से ये है कि पंजाब में अलग अलग जेलों में एक तरह का सर्वेक्षण किया गया है और जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार लगभग 42% जो कैदी पंजाब में अलग अलग जेलों में हैं वो नशीले पदार्थ के संदर्भ में अलग अलग जो अपराध हैं उनमें एक तरह से वांछित हैं और उसमें एक तरह से उनकी जो भूमिका है उस आधार पर वो जेल में है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब में अगर हम अवैध एक तरह से अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थों की बात करें तो उनके संदर्भ में प्रक्रियाएं काफ़ी एक तरह से जटिल हैं। तो वहाँ पर और मजबूती से सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाल चंदन एक वनस्पति प्रजाति है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में जंगलों के एक विशिष्ट पद के लिए स्थानिक है। लाल चंदन जिसको हम रेड सैंडर्स के नाम से भी जानते हैं और इसके संदर्भ में आप देखें हाल फिलहाल में पुष्पा मूवी काफ़ी प्रसिद्ध रही थी।
तो लाल चंदन जो एक तरह से पूर्वी घाट का क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के लिए, वहाँ पर स्थानिक है, यानी वहाँ पर ये प्रजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी रेड लिस्ट में से लुप्तप्राय या एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जिस तरह से इसकी अवैध रूप में तस्करी होती है, यह लुप्तप्राय या एंडेंजर्ड श्रेणी में बना हुआ है। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का आयात प्रतिबंधित है, जबकि इसका निर्यात नियंत्रित है। तो ध्यान रखें, जो आयात की स्थितियां हैं वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, जबकि निर्यात के संदर्भ में सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगा रखे हैं। यानी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन नियंत्रित रूप में इसका जो निर्यात है वो हो सकता है, जबकि आयात को सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। इस आधार पर तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है। चौथा, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 6 के तहत सूचीबद्ध है। देखिए, जब हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें, इस अधिनियम की जो 6वीं अनुसूची है उसमें प्रमुख रूप से अलग अलग जो पेड़ की प्रजातियां होती हैं, अगर उनको शामिल किया जाता है तो किसी भी तरह से उनका उत्पादन करना या उनको अपने पास रखना ये एक तरह से प्रतिबंधित होता है। इस अनुसूची में उन पेड़ पौधों को रखा जाता है जो एक तरह से रेयर होते हैं, यानी उनमें किसी भी तरह से कह सकते हैं कि संरक्षण की स्थितियां बहुत अधिक आवश्यक होती हैं। तो सरकार ने अनुसूची 6 में एक तरह से लाल चंदन को नहीं डाला है। कारण यह है, सरकार ये मानती है कि अगर इस अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो रेड सैंडर्स के जो उत्पादन की स्थितियां उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए इस अनुसूची में ये शामिल नहीं है। चौथा कथन असत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि साइट्स की तरफ से एक आंकड़ा दिया गया है। साइट्स यानी यह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके माध्यम से अलग अलग सरकारें कोशिश ये करती हैं कि पेड़ पौधे साथ साथ जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है उनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थितियां न हो पाएं। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर हम देखें तो 28 ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर लाल चंदन को एक तरह से अवैध रूप में व्यापार की स्थितियों में पकड़ा गया है। और जो अवैध रूप में निर्यात को पकड़ा गया है कंसाइनमेंट, उसमें सबसे बड़ा भाग चीन में, उसके बाद हांगकांग, सिंगापुर और यूएसए में भेजा जा रहा है। यानी अगर हम 2016 से 2020 तक के आंकड़े देखें, रेड सैंडर्स को संरक्षण देने के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें इसे शेड्यूल एक तरह से 4 में शामिल किया गया, न कि 6 में। सरकार संरक्षण की स्थितियां आगे बढ़ा रही है और IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें आप देखें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी जो प्रजाति है वो काफी खतरे में है अगर इसमें अवैध व्यापार की स्थितियों को नहीं रोका गया। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, संवर्धित रक्षा सहयोग समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन से सही हैं या हैं। पहला, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक समझौता है। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखें, ये जो समझौता है ये एक तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हस्ताक्षर है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा, यह समझौता दोनों देशों को बाहरी सशस्त्र हमले का सामना करने पर पारस्परिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को दक्षिण कोरिया में सैन्य बलों को तैनात करने की अनुमति देता है। अगर हम इस संवर्धित रक्षा सहयोग समझौते की बात करें तो इसके चर्चा का कारण ये है कि इसके संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस जिनके बीच में यह समझौता है, उन्होंने स्थितियों में और ज़्यादा एक तरह से सहयोग को बढ़ा दिया है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 2014 में यह समझौता एक तरह से अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ था और ये समझौता एनहेंस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहलाता है। 2014 का ये जो समझौता है इसके अनुसार आप देखें, फिलीपींस में 5 स्थानों पर अमेरिका को अपने जो मिलिट्री बेस है वो बनाने की एक तरह से अनुमति मिली थी और ये बेस उन इलाकों के पास में है जहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में अगर हम देखें तो एक तरह से चीन के द्वारा अलग अलग देशों के जो समुद्री भाग है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास है। तो दक्षिणी चीन सागर की जो स्थिति है और जिस तरह से चीन ताइवान को धमका रहा है, आप देखें ये जो समझौता फिलीपींस के साथ मजबूत हुआ है अमेरिका का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 की जगह पर जो नया समझौता हुआ है उसमें 4 और बेस बना पाएगा अमेरिका। ऐसी स्थिति में फिलीपींस में कुल मिलाकर 9 बेस हो जाएंगे अमेरिका के और ये कहीं ना कहीं जो नए बेस हैं उन्हें माना जा रहा है कि ताइवान से काफ़ी नज़दीक होंगे। दक्षिणी चीन सागर में प्रमुख रूप से आप देखें अमेरिका की बढ़ती उपस्थिति जो फिलीपींस में नए बेस के माध्यम से होगी, चीन की स्थितियों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेगी और ताइवान के खिलाफ, जैसा एक तरह से अमेरिकी एक जनरल का मानना भी है कि 2025 तक चीन हमला कर सकता है, वहां पर हमले को रोकने के लिए अमेरिका की जो सेना है उसकी स्थिति मजबूत हुई है। इस आधार पर अगर हम देखें तो जो
दूसरा कथन है वो असत्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सशस्त्र हमले की स्थिति नहीं है, आपस में सहयोग की बात है और संयुक्त राज्य अमेरिका को फिलीपींस में अपने जो बेस है वो बनाने की एक तरह से इस समझौते से अनुमति मिलती है जो 2014 का है। इस आधार पर अगर हम देखें तो दोनों कथन यहाँ पर असत्य हो जाते हैं और हमारा उत्तर है डी, इनमें से कोई भी नहीं। वर्तमान में अगर हम देखें अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, वो फिलीपींस का दौरा कर रहे हैं। फिलीपींस में वर्तमान में जो राष्ट्रपति के पद पर है फर्डिनेंड मार्कोस माना जाता है कि अमेरिका के ज्यादा पक्ष में है और ऐसी स्थिति में अमेरिका की फिलीपींस में उपस्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। तो ये चीन के लिए एक तरह से खतरे की स्थिति है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सोलोमन द्वीप पर अमेरिका ने अपनी जो एम्बेसी है, अपना जो दूतावास है वो प्रारंभ कर दिया है। सोलोमन द्वीप में अपना जो दूतावास है अमेरिका 5 साल पहले भी चला चुका है, लेकिन 1993 में उसको उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये दोबारा शुरू किया जा रहा है और चीन की स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर करने का एक मजबूत यहाँ पर प्रयास है। अमेरिका प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति को तेजी से मजबूत कर रहा है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2007 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर की घड़ी का समय किसी भी क्षण अन्य 3 शहरों के समान नहीं होता? यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर हम लंदन की बात करें तो जब हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर समय को लेकर तो जीएमटी को प्रमुख रूप से पालन किया जाता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये एक तरह से कहाँ पर है? इंग्लैंड में ग्रीनविच स्थित है, वहाँ से लिया जाता है। तो प्रमुख रूप से आप देखें, अगर हम बात करते हैं लंदन की, साथ साथ पुर्तगाल में लिस्बन की बात करें या घाना की राजधानी अगर हम अकरा की बात करें, तो ये तीनों ही प्रमुख रूप से आप देखें, यहाँ पर घाना की स्थिति है, ये एक तरह से यूके की स्थिति है। आप पुर्तगाल के लिए ध्यान रखें कि वो जीएमटी से दूर जरूर है, लेकिन पुर्तगाल में भी आप देखें जो समय है वो जीएमटी के अनुसार ही लिया जाता है, यानी जो एक तरह से आपका समय जीएमटी के लाइन पर लिया जाता है। अदिस अबाबा की अगर हम बात करें तो ये इथियोपिया का शहर है और ये कहीं ना कहीं अगर हम अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो ये और ज़्यादा पूर्वी भाग में है, तो ये जीएमटी से काफ़ी दूर है। तो अगर हम इन चारों में देखें, सबसे अलग एक तरह से जो समय हो सकता है किसी भी क्षण में इन तीनों की तुलना में, तो वो इथियोपिया का अदिस अबाबा होगा। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में आज के तथ्य की हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे और ये स्टार्टअप पर एक जो कर की स्थिति है उसके संदर्भ में है। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, स्टार्टअप को भारत में तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास है। वित्त मंत्री जी के द्वारा 1 फरवरी 2023 को जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं और ये प्रावधान एक तरह से स्टार्टअप्स को जो फंड मिलता है उसके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। यहाँ पर एक तरह से ये कहा जा रहा है कि स्टार्टअप के लिए जो भी कर की स्थितियाँ हैं उसमें प्रमुख रूप से एक संशोधन किया गया है और ये संशोधन आयकर अधिनियम 1961 में सेक्शन 56(2) 7B की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रमुख रूप से एक तरह से संशोधन की स्थितियाँ बनती हैं। संशोधन में ये कहा गया है कि जो भी स्टार्टअप हैं उनके द्वारा अगर विदेशों से किसी भी तरह का निवेश प्राप्त किया जाता है तो उसमें एक तरह से कर की स्थितियां बनी हैं। किसी स्टार्टअप के शेयर की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 10 रुपए की है और स्टार्टअप के द्वारा जो कुछ निवेश है वो एक तरह से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक है वो एक तरह से स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहता है, तो विदेशी निवेशक को यहाँ पर जो शेयर है वो 20 रुपये का एक तरह से प्रदान किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि जो विदेशी निवेशक है वो एक तरह से 100 शेयर खरीदना चाहता है, तो 100 शेयर अगर हम 20 रुपये के हिसाब से देखें तो 2000 रुपये का जो एक तरह से फंड है वो स्टार्टअप को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि 10 रुपये के शेयर की वैल्यू है, आपने 20 रुपये शेयर के अनुसार एक तरह से निवेश प्राप्त किया, तो बीच का जो अंतर है यानी ये जो 10 रुपये का गैप यहाँ पर बन रहा है ये कर के दायरे में आ जाएगा। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, अगर हम सेक्शन 56(2) 7B की बात करें तो यहाँ पर कर लगाने की जो स्थितियाँ हैं वो एंजल टैक्स कहलाता है और ये 2012 में एक तरह से शुरू किया गया था। एंजल टैक्स को 2012 में जब शुरू किया गया था तो उद्देश्य ये था कि मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 10 रुपये की है और जानबूझ के निवेशक से पैसा प्राप्त करने के लिए मान लीजिए इसकी वैल्यू को बढ़ाकर एक तरह से 20 रुपये दिखाया जाता है और निवेश प्राप्त किया जाता है। तो ये जो अंतर है 10 रुपये का, ये टैक्स के दायरे में आना चाहिए। ये सरकार के द्वारा एक तरह से सेक्शन 56(2) 7B में किया गया और एंजल टैक्स इसका नाम दिया गया। अब स्टार्टअप जो निवेश प्राप्त कर रहे हैं उनको भी इसके दायरे में एक तरह से लाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो निवेश एक तरह से स्टार्टअप प्राप्त कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं समस्या लाएगा, क्योंकि आंकड़ा 2022 के लिए कह रहा है कि भारत में जो स्टार्टअप हैं जो निवेश प्राप्त कर रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 33% की एक गिरावट देखी गई है। तो 33% की जो कमी है वो ऑलरेडी है और ये आंकड़ा लगभग आप देखें 24 अरब डॉलर के आसपास है। तो 24 अरब डॉलर कम एक तरह से स्टार्टअप को निवेश प्राप्त हुआ है
और जो विदेशी निवेश है वो स्टार्टअप के लिए आप देखें जो फंड होता है उसका प्रमुख रूप से स्रोत है। सरकार के द्वारा निवेश पर अगर स्टार्टअप में इस तरह का कर लगेगा तो जो विदेशी निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और विदेशी निवेश स्टार्टअप में प्रमुख फंड का आधार है। आंकड़ा यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें तो एक संस्था के बारे में कहा जा रहा है, टाइगर ग्लोबल। इसके द्वारा प्रमुख रूप से सबसे बड़े विदेशी निवेशक के रूप में भारतीय स्टार्टअप में पैसा लगाया गया है, और माना जा रहा है कि इन्होंने जो पैसा लगाया है उसमें से लगभग 1/3 स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न के रूप में परिवर्तित हुए हैं। जब भी हम बात करते हैं यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न किसी स्टार्टअप का मतलब ये है कि बाजार में उसकी जो वैल्यू है, अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो वो कम से कम $1 अरब हुई है। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जो भी हमारा सेक्शन 56(2)(7) भी है उसके प्रावधान ये कहते हैं कि एक तरह से जो रेसिडेंट हैं यानी जो भारत के निवासी हैं उनकी तरफ से निवेश की जो स्थितियां स्टार्टअप में वो कर के दायरे में प्रमुख रूप से थी, अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें वहां से। लेकिन अब यहाँ पर सरकार के द्वारा जो 2023 के बजट में परिवर्तन किया गया है उसमें विदेशी निवेशकों को भी शामिल कर दिया गया है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं निवेश जो स्टार्टअप में आ रहा है उसको कमजोर करेगा, क्योंकि हमने आंकड़ा देखा स्टार्टअप जो निवेश एक तरह से प्राप्त कर रहे हैं उसमें विदेशी निवेश एक बड़ा हिस्सा है। और अगर आप टैक्स की छूट अभी तक उनको दे रहे थे और वो हटा देंगे, यानी भारतीय निवासी जो निवेश कर रहे हैं और जो एक तरह से एनआरआई निवेश कर रहा है, अगर आप दोनों पर कर लगाएंगे तो जो एक तरह से नॉन रेसिडेंट हैं यानी भारत से बाहर रहने वाले जो प्रवासी हैं जो स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि कर की स्थितियों में कोई भी नहीं फंसना चाहता। ये हमारा 3 फरवरी 2023 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।